हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक जीएसटी के अंदर जो मोर डेफिनेशंस आप जो हम डिस्कस करेंगे तो वो डेफिनेशंस में है टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन। सो टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं? सो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और द लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, यानी सेक्शन 22 या 24 के तहत जो रजिस्टर्ड हुआ है या फिर होने की पॉसिबिलिटीज है कि वो लायबल है रजिस्टर्ड होने के लिए, यानी जिम्मेदार है। तो पहली चीज बता रखिए कि दस एवरी इवन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है एक बार, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड इज टैक्सेबल पर्सन। यानी अगर उसकी जो लायबिलिटीज है, यानी लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर वो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, लायबल है, कंपल्सरी रूल्स के अंदर आता है, तो भी वो बंदा टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है अ पर्सन हु इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट इज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी अगर उसकी कोई लिमिटेशन, यानी जो गवर्नमेंट ने फुल लिमिटेड बना रखी है कि ये अगर लिमिट्स अगर उसकी होती है, यानी टर्नओवर होता है, उसकी इनकम होती है, वो उसके हिसाब से अगर वो रही भी उसके लिए क्वालिफाई है, फिर भी वो अपने आप से अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो इट्स कॉल्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ टैक्सेबल पर्सन, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। उस अगर आपने कोई सप्लाई किया है टैक्सेबल पर्सन के बीच में, यानी सप्लाई बिटवीन द टू नॉन टैक्सेबल पर्सन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टैक्सेबल सप्लाई, यानी दोनों अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, और आपने बिटवीन द टू नॉन टैक्सेबल पर्सन, तो वो उसके अंदर टैक्स नहीं काउंट किया जाएगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सप्लाई शुड बी मेड टू अनदर पर्सन, दैट इज द सप्लाई मेड टू सेल्फ आर ऑल्सो टैक्सेबल। यानी अगर आप रजिस्टर्ड हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म और दोनों फॉर्म रजिस्टर्ड है तो भी वो टैक्सेबल कहलाएगा। तो टैक्सेबल का जो ये मीनिंग है सेक्शन 22 और 24 के तहत ये मेंशन किया गया है कि कोई भी बंदा अगर रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है तो ऐसा पर्सन टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मेंशन किया है वो है कंसिडरेशन, सेक्शन 231 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड दैट इज इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कोई भी अगर गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में आपको कोई भी पेमेंट करना है तो उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। मॉनेटरी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और द forbearance ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय द एनी अदर पर्सन दैट इज थर्ड पार्टी। मॉनेटरी वैल्यू हुई ऑफ द एनी एक्ट और लिखा है forbearance फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, कोई भी बंदा है उसके लिए अगर आप या उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू से पे कर रहे हो तो वो भी कंसिडर कहलाएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सप्लाई गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या हुआ है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होगी उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। नोट करके एक मेंशन किया गया है यहाँ पे कि डिपॉजिट्स गिवन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट मेड फॉर द सच सप्लाई unless the supplier applies such deposit as a considerable for the state supply, यानी डिपॉजिट गिवन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप गुड्स के सर्विस के सप्लाई के अगेंस्ट में अगर आपने कोई डिपॉजिट अमाउंट पे किया है इज कंसिडर एज अ पेमेंट मेड फॉर द सच सप्लाई, तो उसे हम सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज द डिपॉजिट एज कंसिडरेशन स्टेट सप्लाई, यानी अगर उसको उसके अगेंस्ट में अगर वो गुड्स दे देता है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक सप्लाई हो जाएगा। That the deposit will be considered as a permanent made for the supply only if supplier applies such deposit as consideration for state supply. Okay, that is refundable deposit is not subject to GST, यानी refundable अगर है तो इसके अंदर डिपॉजिट में वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स का मतलब क्या होता है। Said every kind of the movable property other than money and security, मनी या सिक्योरिटी के सिवा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज आ जाएगी, तो ऑक्शनेबल क्लेम है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास, द थिंग्स अटैच विद द or to the forming the part of the land which are agreed to be served before the supply or under the contract of supply, यानी अगर ऐसी कोई भी चीज है, ऑक्शनेबल क्लेम है या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है या फॉर्मिंग पार्ट के साथ लैंड के साथ अटैच कोई भी चीज है तो उसे हम सप्लाई के अंदर कंसिडर कर लेंगे।
सर्विस में किसे कहेंगे? तो सर्विस दैट मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी को तो हम गुड्स में भी नहीं काउंट करते और सर्विस में भी काउंट नहीं करते। उसके सिवा जो गुड्स में भी आ जाता है उसे हम सर्विस नहीं कहेंगे, बट इंक्लूड्स, इसके अंदर और एक चीज मेंशन की है कि दैट इज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और द कन्वर्जन ऑफ द मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। अगर आप कन्वर्जन भी करते हो, यानी डॉलर पाउंड में कन्वर्जन करते हो, कैश यानी इंडियन करेंसी में से कोई भी करेंसी कन्वर्जेशन भी है, तो उससे हम सर्विस में कंसिडर करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द मनी फ्रॉम द एनी अदर फॉर्म ऑफ करेंसी, वही चीज मेंशन की है, और फॉर विच द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, और उसके लिए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं, तो हम उसे सर्विस के अंदर कंसिडर कर देंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सर्विस के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज सर्विस इंक्लूड द फैसिलिटिंग और द अरेंजिंग द ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटीज। ओके, आप सिक्योरिटी अरेंज करते हो, यानी किसी के लिए परचेज करते हो, उसका सिक्योरिटी सेलिंग करते हो, तो वो भी इसके अंदर सर्विस में कहा जाएगा। जैसे कि कोई भी ब्रोकर होगा वो ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसकी भी सर्विस चार्जेबल टू टैक्स होगी। नाउ टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी, इट डिटरमाइंस दैट द पॉइंट एट विच द टैक्स वुड बी लेविड, कब टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसा होता है, तो टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजेक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन अ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी उसके ऊपर टैक्स कॉन्सिक्वेंस लगता है, तो उसे हम टैक्सेबल इवेंट कहेंगे। दैट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस। जब आप उसको गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो, तब उसके ऊपर टैक्सेबल इवेंट कंसिडर किया जाएगा और तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जब भी आप कोई भी गुड्स सप्लाई करोगे, तब उसका बिल बनता है, और जब भी बिलिंग होता है तब उसके ऊपर वो बिलिंग अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगती है। ओके, तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी के अंदर ये पॉइंट है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है, सेक्शन 7 के अंदर मेंशन किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है। सो सप्लाई का मतलब यहां मेंशन किया है कि सप्लाई इज एन इंक्लूसिव द डेफिनेशन एंड डज नॉट डिफाइन द टर्म एग्जॉस्टिवली। Clause A of the section 71 illustrate two forms of supply, but the list of is not exhaustive. यहाँ पे लिखा है कि जो लिस्ट दिया गया है उतना ही नहीं है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की दी गई है कि सप्लाई के अंदर कौन कौन सी चीज या कैसी कैसी चीजें आएगी, उसके थोड़े थोड़े बहुत यहाँ पे इलस्ट्रेशन मेंशन किए हुए। यहाँ पे मीनिंग के अंदर सबसे पहली बताई है कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड सर्विस डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। गुड्स या सर्विस नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर वो गुड्स या नहीं है या सर्विस नहीं है, तो उसके अंदर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड थिंग मेंशन की है कि सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। ओके, थोड़े बहुत एक्सकेप्शन है उसके अंदर, वो एक्सकेप्शन को निकाल देते हैं, तो विदाउट कंसिडरेशन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड चीज मेंशन की है कि सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसके अंदर भी थोड़े बहुत हमारे पास है, जैसे कि इंपोर्ट का है वगैरह सब, तो कुछ एक्सकेप्शन को बात करने के उसको निकाल देते हैं। तो नॉर्मल केसेस के अंदर आप बिजनेस करने के लिए अगर आप गुड्स परचेज करते हो, उसे सप्लाई करते हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलाने में करते हो, तो उसे हम कंसेप्ट ऑफ सप्लाई के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, दैट इज रिसिप्टेंट कैन बी नॉन टैक्सेबल। रिसिप्टेंट नॉन टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तभी उसे हम टैक्सेबल पर्सन के हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के रोल के अंदर वो आएगा। और दूसरी चीज मेंशन की है कि सप्लाई शुड बी द टैक्सेबल सप्लाई एंड सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आपको बेचना है, या अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हो तो ऐसे उसे भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में काउंट कर लेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई मेंशन की है, तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के अंदर सबसे पहला मेंशन किया है कि सेल, अगर आप उसको बेचते हो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर कंसिडरेशन। सेकेंड, ट्रांसफर, यानी उसकी ओनरशिप एक दूसरे से दूसरे ओनर में जाती है। अगर आप गुड्स ट्रांसफर करते हो, बार्टर करते हो, यानी गुड्स अगेंस्ट गुड्स और सर्विस अगेंस्ट सर्विसेज होता है, दैट इज एक्सचेंज भी कहते हैं उसको, बार्टर या एक्सचेंज, दैट इज गुड्स विद द पार्टली गुड्स एंड पार्टली मनी। ओके, तो उसे भी हम कहेंगे। इसके सिवा अगर कोई लाइसेंस है, रेंटल है, कोई लीज है, ओके, दैट इज विद और विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द राइट टू यूज, उसका भी हम सप्लाई के अंदर डेफिनेशन में काउंट करेंगे। कोई भी डिस्पोजल है, यानी आप उसको नष्ट करते हो, यानी उसका डिस्पोज करते हो उसको, दैट इज सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन फॉर एनी अदर डिस्पोजिंग ऑफ द थिंग्स, तभी उसे हम सप्लाई में कंसिडर करेंगे। दूसरी, दैट इज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, उसका इंटेंस क्या होना चाहिए, या फिर वो
बना है किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए बना है तब, या फिर कंसिडरेशन उसमें से क्रिएट होना चाहिए। और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आपके बिजनेस के लिए होना चाहिए। दैट इज मीनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बता रहा है जीएसटी इज अ टैक्सेबल ओनली द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। अगर आप कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो तभी वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहलाएगा और तभी उसके लिए ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। दस द सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, नो जीएसटी अनलेस इज फॉल्स इन द बिजनेस। ओके, आप अपने हिसाब से अगर वो चीज बेच देते हो या कोई बिजनेस पर्पज से नहीं बेच रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो पर्सनल कैपेसिटी में जाता है। तो ये होता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर डेफिनेशन ऑफ सप्लाई का मतलब। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, इंपोर्ट फॉर सर्विस। अगर आप फॉरेन से अगर कोई सर्विसेज मंगवा रहे हो, दैट इज इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यानी सामने कुछ पेमेंट भी कर रहे हो, that is importations of service for the consideration whether or not in the course of furtherance of business। हमारा एक्सेप्शन था कि अगर उसके विदाउट कंसिडरेशन हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप कोई सर्विस फॉरेन से मंगवाते हो, वो खुद के लिए मंगवाते हो या बिजनेस के लिए मंगवाते हो, वो जीएसटी के अंदर काउंट की जाएगी। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन टू द कंडीशन ऑफ सप्लाई बीइंग मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये एक ही ऐसी सर्विसेज है जिसके अंदर अब वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं भी है तो भी वो टैक्सेबल आएगा जीएसटी के अंदर। नाउ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन दिया है तो क्या है। सो अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हो या डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी इज अवेल, यानी उसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखी है, तो in the course in this clause to convert the transfer of the business assets from HT to SC, that is high court to supreme court कह सकते हैं, या फिर ऐसा for the nil consideration, यानी जो उसका जो वन ओनर है दूसरे ओनर से कोई कंसिडरेशन के बिना दिया गया है, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल फॉलोइंग बिजनेस विल नॉट बी द डीम्ड टू बी एज सप्लाई, उसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। बिजनेस असेट्स जो है, तो बिजनेस असेट्स विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड एंड नॉट अवेल अंडर जीएसटी, यानी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है या फिर ब्लॉक है, यानी आपको आईटीसी नहीं मिलता है। सेकेंड थिंग, बिजनेस असेट्स थ्रू द एलिजिबल फॉर आईटीसी, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है बट आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल बाय द सच पर्सन, ओके, तो रिसिप्टेंट पर्सन होता है दिस कॉल्ड आरपी, तो रिसिप्टेंट पर्सन के लिए अगर वो उसको अवेल नहीं भी करता है तो भी वो डीम टू बी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। इलस्ट्रेशन लेते हैं कि मिस्टर ध्रुव है गिव्स द ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड फॉर हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई प्रोवाइडेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल बाय द ध्रुव ऑन द सच लैपटॉप। यानी ध्रुव ने जब लैपटॉप परचेज किया था तब उसके ऊपर उसने जीएसटी के साथ बिल से परचेज किया होगा, अब वो अपने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है वो लैपटॉप। सो एज डीलर, ये एक आपका एग्जांपल है। ओके, ऐसा ही है अगर डीलर ऑफ द एसी परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो डीलर है, मिस्टर उसका लिखा है मिस्टर सी, अ डीलर ऑफ द एसी परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल्स द फ्री ऑफ कॉस्ट, आईटीसी ऑन द सेम मोटर व्हीकल इज ब्लॉक, उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक्ड किया गया है, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट कंसिडर सप्लाई, उसको सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाएगा एज आईसीटी इज हैज ब्लॉक्ड ऑन कार्स, कार के ऊपर आईटीसी ब्लॉक किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था पहले, अभी यहाँ लिखा गया है कि अगर पैरा 1 के अंदर लिखा है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट्स है ऑन विच आईटीसी इज अवेल, आईटीसी अगर उसके ऊपर होती है तब की बात होती है। ओके, तो उस क्लॉज के अंदर हमारे पास था कि असेट्स अगर ट्रांसफर होते हैं फॉर निल कंसिडरेशन, ऐसे केसेस के अंदर, जैसे कि यहाँ की बात हुई हमारे पास ध्रुव की कि जो अपना लैपटॉप उसको दे रहा है। सेकेंड चीज जो है जिसके ऊपर हमारा बिजनेस असेट्स है लेकिन उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक की गई है, ओके, सो नॉट बीन अवेल फॉर द बिजनेस रिसीव पर्सन, यानी जो पर्सन को मिलता है वो, सो उसके लिए यहाँ पे एक डीलर था जिसका मोटर व्हीकल की बात हुई, मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी ब्लॉक किया गया है, तो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड सप्लाई, उसे सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे। पैरा 2 के अंदर मेंशन किया है कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड द डिस्टिंक्ट पर्सन, यहाँ पे जो आरपी लिखा था, आरपी का मतलब होता है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का शॉर्ट नेम होता है डीटी, डीपी। So the supply is related or the distinct person if made in the course of furtherance of business.
Okay, supply of goods and service between the related persons or between the distinct persons are specified in section 25. सेक्शन 25 के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर वो रिलेटेड पर्सन है या दोनों डिफरेंट पर्सन है, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो दोनों के लिए विल क्वालिफाई सप्लाई इफ द मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोनों केसेस में अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है तो उसके अंदर हम सप्लाई में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन? तो एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन 15 के अंदर। सो पर्सन इज डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे यहां माना गया है कि सच पर्सन इज एन ऑफिसर और द डायरेक्टर ऑफ द वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे की कंपनी के अंदर वो ऑफिसर या डायरेक्टर के पोस्ट पे। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स, अगर वो पार्टनर्स है। ऐसे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, ओके, दैट इज डिस्कस इन लेटर इन डिटेल्स, बाद में डिस्कस करेंगे इसका टॉपिक। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस में है तो भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर थर्ड पर्सन कंट्रोल द होल्ड्स greater than 25% of voting share of both of them, अगर कोई तीसरा बंदा भी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दोनों बंदे के ऊपर, यानी दोनों कंपनीज या दोनों फर्म्स या दोनों की पार्टनरशिप के अंदर 25% से ज्यादा का उसके पास वोटिंग शेयर है, तो भी वो रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। द अदर पर्सन, दैट इज वन पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर पर्सन, अगर एक बंदा दूसरे पर्सन के ऊपर फुल्ली कंट्रोल है या पार्शियली कंट्रोल है। थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, आगे भी हमने देख लिया, अगर तीसरे कोई बंदा है, थर्ड पर्सन है, मिस्टर एक्स वाई है और इसके अगेंस्ट में मिस्टर जेड है, तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, लेकिन वो एक्स और वाई दोनों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल एज थर्ड पर्सन, ओके, एक्स और वाई दोनों का थर्ड पर्सन यानी जेड के ऊपर भी कंट्रोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो भी वो रिलेटेड हो जाएंगे। सच पर्सन आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर होंगे तो भी वो रिलेशन में होंगे, दैट इज रिलेटेड पर्सन है। वन ऑफ देम और द सोल एजेंट और द डिस्ट्रीब्यूटर और द कंसेशंस ऑफ द अदर्स, एक दूसरे के कंसेशनरीज है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है या उसका सोल एजेंट है, ऐसे केसेस के अंदर ये सारे बंदे क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन है, जो सेक्शन 15 के अंदर मेंशन किया गया है। एक एग्जांपल दे रखा है कि मिसेस प्रिया होल्ड्स 30% ऑफ द एबीसी लिमिटेड एंड 35% ऑफ XYZ लिमिटेड। देखो दोनों में 30 एंड 35 आर बोथ मोर देन 25%, यानी दोनों के अंदर वोटिंग राइट्स उसके है, तो एबीसी लिमिटेड और XYZ दोनों रिलेटेड हो गए, क्योंकि मिस्टर प्रिया को इतना, तो मिस्टर प्रिया यहाँ पे थर्ड पर्सन है, एबीसी फर्स्ट पर्सन होगा, XYZ सेकंड पर्सन होगा, प्रिया थर्ड पर्सन है। लेकिन हमारा रूल था कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन बंदा है और लेकिन वो 25% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है, समझता है कि दोनों के अंदर वोटिंग राइट्स उसके मोर देन 25% या 25% है, तो उसका दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। यहाँ पे देखो मिस्टर प्रिया के बारे में बताया कि एक कंपनी के अंदर 30% वोटिंग राइट्स है, दूसरी कंपनी के अंदर 35% वोटिंग राइट्स। एक और मेंशन किया है एग्जांपल, दैट इज क्यू लिमिटेड हैज एन डिसाइडेड द रोल इन द कॉर्पोरेट पॉलिसी, ओके, कंपनी की कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर डिसाइडिंग द रोल, उसका रोल है, एंड द मैनेजमेंट एंड द क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ द आर लिमिटेड, यानी कंपनी के मैनेजमेंट में भी है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। इफ क्यू कैन से दैट द क्यू लिमिटेड कंट्रोल्स आर लिमिटेड, हम मान लेते हैं कि क्यू लिमिटेड जो है वो आर लिमिटेड के कंट्रोल्स में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यू एंड आर द रिलेटेड, यानी अगर कोई भी बंदा एक दूसरे के अंदर एम्प्लॉयज है या फिर ऑर्गेनाइज पार्टनर्स कह सकते हैं, एक दूसरे का बिजनेस हो सकता है, ऐसे केसेस के अंदर वो रिलेटेड हो जाएंगे। नाउ हम किसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे, यानी दोनों को अलग अलग कहेंगे। दैट इज यहाँ पे पर्सन हु इज ऑब्टेन, a person who has obtained is required to be obtained more than one registration, whether in the one state or union territory or more than one state or union territory shall be treated as a distinct person। यानी अगर एक ही बंदा है, अगर दो अलग अलग उसकी ऑफिसेज है, दो अलग अलग बिजनेस करता है और दोनों का अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग किया गया है, तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि मिस्टर मोहन की बात करें, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रजिस्टर्ड हैज हेड ऑफिस इन दिल्ली, एक उसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है। ही हैज आल्सो ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में उसे रजिस्ट्रेशन किया है और वहां पे ही इज न्यूली ओपन ब्रांच ऑफिस। मोहन शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, दोनों के अंदर उसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो सप्लाई बिटवीन द दिल्ली ऑफिस एंड वेस्ट बंगाल ऑफिस
in course of furtherance of business without consideration is qualified as supply. दोनों अलग अलग फॉर्म है, एक ही बंदे की है लेकिन दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड है, तो हम दोनों को डिस्टिंक्ट सप्लाई कहेंगे। और वहां पे और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर हेड ऑफिस ब्रांच को या ब्रांच हेड ऑफिस को अगर कोई भी गुड्स देती है तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फर्दर, where the person who has obtained or the required to be obtained registration in state or union territory as an establishment has establishment in the another state, यानी एक स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट और फिर दूसरे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में है, such establishment shall be treated as the establishment of the distinct persons, तो उसे भी हम distinct person कैलकुलेट करेंगे। Now the stock transfer or the branch transfer, that is with the different GST registration, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो अगर स्टॉक ट्रांसफर किया है और द ब्रांच ट्रांसफर, द ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लोकेशन विद द सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस आर द सेम लीगल एंटिटी, तो ट्रांसफर बिटवीन द टू लीगल एंटिटीज यूज अंडर द सिंगल रजिस्ट्रेशन appropriate within the same supply will not be considered as supply। यानी अगर एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और दो अलग अलग यूनिट्स है तो उसे हम सप्लाई जीएसटी के अंदर नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अगर दोनों का सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और दोनों की लीगल आइडेंटिटी अलग अलग है तो उसे हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। ओके, दोनों चीज यहाँ पे अलग अलग मेंशन की गई है, याद रखो। अगर ट्रांसफर हुआ दो यूनिट्स के अंदर और वो लीगल एंटिटी है अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो उसे हम सप्लाई नहीं कहेंगे, विल नॉट बी कंसिडर एज सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही बंदा है, दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन से हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अगर दो अलग अलग लोकेशन पे हुआ विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ओके, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह से हुआ है और दो अलग अलग नाम से हुआ है और दोनों लीगल एंटिटीज है, तो हम उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई कंसिडर करेंगे। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, दैट इज employer employee are the related persons as given in the definitions of the related persons। employer employee जो कि definition में mention किया है कि दोनों related persons होते हैं। so however service provided by the employee to employer in the course of employment is not treated as supply of services। याद रखो, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी के अंदर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस होता है, is not treated as supply of service, specifically given in the schedule 3 of the CGST Act है, वो अलग है। उसके बाद अगर कोई गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, द गिफ्ट बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय 50,000 in the value in the financial year shall not be treated as supply। ओके, 50,000 तक का हुआ तो उसके ऊपर हम सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे उसको, और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो दैट इज ट्रीटेड एज नॉट ट्रीटेड एज टू बी सप्लाई। दस द गिफ्ट्स जो है वो अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो उसमें से जीएसटी निकाल देंगे। नाउ परक्विजिस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर कोई परक्विजिस प्रोवाइड करते हैं, so if the perquisites, that is service as given in the course of employment, is provided in terms of contract between the employer and employee, is a part or partial of the cost of the company, will not subject to the GST। उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यानी कंपनी ने रहने के लिए अगर एकोमोडेशन दे रखा है, कंपनी ने अगर विद ड्राइवर आपको कार दे रखी है, ओके, तो ये सारी परक्विजिस हो गई, यानी कंपनी जो फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। Okay, now third thing is the supply of goods by the principal to his agent and vice versa। यानी अगर कोई ओनर है वो अपने एजेंट को या एजेंट अपने ओनर को जो गुड सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर लगेगा कि नहीं, पैरा 3 में मेंशन किया है। सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, whereas an agent is undertaken to supply such goods on behalf of the principal is considered as supply। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है कि सप्लाई अगर देखो कैसे हुआ, विदाउट कंसिडरेशन और कंसिडरेशन दोनों चीज मेंशन की गई है कि अगर प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन कोई गुड्स सेल करता है यानी गुड्स देता है, where एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो चीज बेचेगा तो उसे हम कंसिडर टू बी ए सप्लाई, उसको सप्लाई कहेंगे। सिमिलरली ऐसा ही होता है, that is similarly the supply of the goods by an agent to his principal। अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को कोई गुड्स देता है विदाउट कंसिडरेशन, ओके, whether the good agent undertake to receive the such goods on behalf of principal
इज कंसिडर सप्लाई, तो उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, सप्लाई कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स इज कन्वर्टेड इन पैरा 3, ओनली गुड्स। दस यहाँ मेंशन किया कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ देयर इज एन कंसिडरेशन। सप्लाई ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट, यानी प्रिंसिपल टू एजेंट कोई सर्विसेज दी जाती है या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल कोई सर्विस दी जाती है, वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ देयर इज एन कंसिडरेशन। उसमें कंसिडरेशन होगा तभी ही वो सप्लाई के अंदर, यानी सप्लाई के अंदर उसके ऊपर गुड्स के अंदर सर्विसेज के अंदर काउंट होगा, जीएसटी के अंदर काउंट होगा। अगर विदाउट कंसिडरेशन रहा तो नहीं होगा। नाउ डिटरमाइनिंग फैक्टर, whether a principle, that is particular P to A, that is relationship falls with the scope of the para 3 depends on whether invoice for the furtherance of supply of goods on behalf of principal is being issued by agent or not। यहाँ पे एक होता है कि अगर जो भी गुड्स यहां से भेजा जाएगा प्रिंसिपल टू एजेंट, लेकिन अगर उसके ऊपर जो इनवॉइस बनेगा यानी बिल बनेगा, यानी गुड्स बेच रहा है एजेंट, लेकिन जो बिल बनेगा तो बिल अगर वो किसके नाम से होगा, एजेंट के नाम से होगा, या फिर एजेंट के नाम का बिल बनेगा अगर वो कस्टमर को बेचेगा, या फिर प्रिंसिपल के नाम का बनेगा। ओके, तो दोनों केसेस के अंदर है। डिटरमाइनिंग फैक्टर यहाँ पे होता है कि किसके हिसाब से, वेदर और नॉट द एजेंट हैज एन अथॉरिटी टू पास और टू रिसीव द टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे उसको अपने नाम से बेचने की परमिशन है या नहीं है बिल बना के, और वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। जैसे कि एक आपको इलस्ट्रेशन देता हूं कि इलस्ट्रेशन है अमूल कंपनी अपना डीलर अपॉइंट करती है बड़ौदा के अंदर, वडोदरा के अंदर एक डीलर बनाती है जिसका नाम है शिव अमूल पार्लर। ओके, वो भी अपना गुड्स देता है, अमूल कंपनी वो शिव अमूल पार्लर को बेचती है एज ए एजेंट, और शिव अमूल पार्लर वो एजेंट है और अमूल कंपनी वो प्रिंसिपल है। तो ऐसे केसेस के अगर शिव अमूल पार्लर वाला बंदा अगर कोई गुड्स किसी बंदे को बेचता है और बिल बना के देता है, तो वो बिल कौन से नाम से बनेगा? अगर वो अमूल के नाम से बिल बनता है तो अलग चीज होगी, अगर वो शिव अमूल पार्लर के नाम से बिल बनेगा तो अलग चीज होगी। तो इफ इनवॉइस फॉर द फर्दरेंस ऑफ सप्लाई इज इश्यूड बाय, किसने इश्यू किया है, और प्रोविजंस जो है गुड्स फॉर द प्रिंसिपल टू एजेंट, अगर एजेंट टू द कस्टमर हिज ओन नेम, यानी अगर शिव अमूल पार्लर के नाम से अगर बिल बना, would be fall with the scope of para 3 and that would be treated as supply, तो उसे हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। लेकिन एजेंट टू द कस्टमर इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, यानी अगर ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल के नाम से यानी अमूल कंपनी का नाम का डायरेक्टली बिल बनता है, would not fall with the scope of the para 3 and thus would not be treated as supply, तो उसे हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ इंपोर्टेशंस ऑफ सर्विस, आगे भी हमने देखा है कि अगर फॉरेन से अगर कोई सर्विस इंपोर्ट्स करते हो तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, विदाउट कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन है। सो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन, एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो टैक्सेबल होगा जीएसटी के अंदर, फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन फ्रॉम हिज एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर से, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाईज। अगर वो बिजनेस के लिए उसको मंगवाता है तो भी उसे हम सप्लाई में कंसिडर करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉम्पोसाइट एंड मिक्स सप्लाईज, तो वो क्या चीज है? कॉम्पोसाइट सप्लाईज और मिक्स सप्लाईज का मतलब क्या होता है? सो कॉम्पोसाइट का मतलब है दैट इज टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज of the goods and service or the any combination thereof naturally bundled or supply in the conjunction with the each other in ordinary course of business। यानी ऑर्डिनरी कोर्स में भी अगर वो दोनों चीज एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती, दोनों को आपको कंपलसरी साथ में ही बेचना पड़ रहा है। ओके, नेचुरली बंडल है तो वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा। ओके, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई फॉर द सच प्रिंसिपल सप्लाई, वो प्रिंसिपल सप्लाई के लिए टैक्सेबल होगा एंड जीएसटी रेट उसके ऊपर प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो होता है वो एप्लीकेबल होगा। नाउ प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब मेंशन किया कि सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट दैट इज प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट सप्लाई टू व्हिच द अदर सप्लाई फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाईज इज एंसिलरी। उसके साथ एंसिलरी सर्विसेज के अंदर वो अलग चीज दी जाती है, तो वो से प्रिंसिपल सप्लाई करेंगे। जैसे कि
बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपको मेन चीज परचेस करने के लिए उसके लिए आपको उसकी एंसिलरीज, उसका बॉक्स भी परचेस करना पड़ता है। ओके, जैसे कि अगर कोई टीवी वगैरह सब आप परचेस करते हो, उसके साथ रिमोट कंट्रोल होता है, तो रिमोट कंट्रोल उसके एंसिलरी सर्विसेज है, तो टीवी की कीमत के ऊपर जीएसटी लगेगा, नहीं कि रिमोट कंट्रोल की कीमत के ऊपर। जैसे ही मेंशन और भी किया है कि अगर मोबाइल आप परचेस करते हो, उसके अंदर चार्जर होता है, उसके अंदर हैंड्स फ्री दिए जाते हैं, तो समझ लो कि वो मोबाइल की कीमत के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल चीज है। उसकी चार्जर की कीमत या और किसी चीज के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। दे आर द नेचुरली बंडल। मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं? That is two or more individual supplies, goods and service of the any combination thereon made conjunction with the each other by the taxable person for the single price। यानी एक ही चीज में दोनों चीज अगर आप साथ में बेचना चाहते हो, ओके, इट्स नॉट नेचुरली बंडल। समझ लो कि वो साथ में बेचना कंपलसरी नहीं है, दोनों को आप सेपरेट भी बेच सकते हो। ओके, तो इट्स कॉल्ड मिक्स सप्लाई। वेयर द सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉम्पोसाइट सप्लाई, तो उसे हम कॉम्पोसाइट नहीं करेंगे, उसे मिक्स सप्लाई करेंगे। दैट इज इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट फॉर द ईच अदर, आर नॉट नेचुरली बंडल। जो नेचुरली बंडल नहीं है, ऐसी चीज में मिक्स सप्लाई कहेंगे। उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? That is treated as a supply of that particular supply that at the higher tax rate। यानी दो चीज अगर बंडल करके बेच रहे हो, तो इसमें जिसके ऊपर ज्यादा जीएसटी होता है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि सप्लाई ऑफ द पैकेज कंस्टिट्यूट कैनल फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, cakes, dry fruits, okay, aerated drinks and the fruit juice when the supply of the single price is a mixed supply। एक दिवाली गिफ्ट, जैसे गिफ्ट हैम्पर बनाया गया, गिफ्ट पैकेट बनाया गया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई है, तो उसमें से जो सबको सेपरेटली बेचा जा सकता है, ओके, लेकिन आप उसको एक कंबाइन करके मिक्स करके बेच रहे हो, तो जिसके ऊपर हाईएस्ट जीएसटी लगता है वो सारी चीजों के ऊपर लगाया जाएगा। ईच ऑफ दिस आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, इज नॉट डिपेंड ऑन द ईच अदर एनी अदर। वो किसी ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं करता है। इट शैल नॉट बी मिक्स सप्लाई इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। अगर सेपरेटली बेचा जाता है तो उसे मिक्स सप्लाई नहीं भी कहेंगे। ओके, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाईज आर इन द सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में होगा, तो उसे हम इंट्रास्टेट कहेंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट स्टेट के अंदर हुआ, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हुआ, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में हुआ, ओके, तो उसे हम क्या करेंगे? इंटरस्टेट कहेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे मेंशन किया गया है। एप्लीकेबल रूल्स के अंदर इंट्रास्टेट हुआ तो सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो यूटीजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर इंटरस्टेट दो स्टेट के बीच में हुआ तो आईजीएसटी ही इसके अंदर लगेगा। तो ये था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जीएसटी का। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस थी, थोड़े एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे।